मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यस फ्रेंड, ये नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 3, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड दिस इज पार्ट 4 and this is the last part. Okay, so as I promised you last time that we are going to cover Netaji Subhash Chandra Bose in this session, so let's begin. Subhash Chandra Bose and Azad Hind Fauj. Okay, so we are going to all the aspect of the Subhash's life. So let's begin. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. So इनका जन्म ओडिशा में हुआ था. Okay, 23rd January 1897. His mother name was Prabhavati and father name was Janki Nath Bose, and he was a very intelligent since his childhood. So mother and father दोनों का नाम दिया गया है. एंड ही वॉज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड. सो बहुत ही कुछ होते हैं ना, बचपन से ही बच्चे दिख जाते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये आगे जाके जरूर कुछ करेंगे. सो सेम थिंग हैपन्स विद हिम ऑल्सो. He stood fourth in the ICS exam in the year 1920 conducted in London. So लंदन में एक ICS की एग्ज़ाम हुई थी एंड इसमें ये बहुत टफ एग्ज़ाम मानी जाती है. एंड इसमें इनका 4th रैंक आया था. डेट मीन्स ये ब्रेन से भी बहुत साफ थे, इससे ये प्रूव हो जाता है. He joined the Indian National Congress after returning to India and participated in the freedom struggle. जैसे वो इंडिया वापस आते हैं, ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें अपने योगदान देना शुरू करते हैं. He was arrested for 11 times under the political offenses. So Britishers he got arrested 11 times. At that time आजकल लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतनी कार है, इतने बंगले हैं. ये उस टाइम पे जेल में कितनी बार गए उससे मतलब इंसानों का स्टेटस पता चलता था. सो ही विजिटेड 11 टाइम्स. अनबिलीवेबल. ओके, ही बिकम द प्रेसिडेंट of the Haripura session of the Congress in 1938 and second time in the Tripura session held in the 1939. So consecutively 2 साल तक लगातार ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं. Difference of opinion forced him to resign from the post of the president of Indian National Congress. Difference of opinion क्या हुआ था? वेल आपको बुक में नहीं बताया है पर मैं बताता हूँ आपको. एक्चुअली 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है एंड सुभाष जी को लगता है कि दिस इज द रियल टाइम टू अटैक ऑन द ब्रिटिशर्स, क्योंकि वहाँ से हिटलर जो है जर्मनी का, वो इंग्लैंड वालों की बैंड बजा रहा है. और यहाँ से अगर हम लोग इंडिया वाले भी उन पर अगर अटैक करें तो इंग्लैंड को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा और हम लोग अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेंगे. बट गांधी जी सेड नहीं, नॉन वायलेंस, हम लोग कोई वायलेंस नहीं करेंगे. सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी 3.13 सुभाष चंद्र बोस, इनका फोटोग्राफ दिया गया है. वेल मैं इनको प्रणाम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है. एंड हर एक इंसान जो देश के लिए कुछ करता है उसको सैल्यूट तो बनता ही है, ठीक है. चलिए, इन May 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक. तो जैसे कांग्रेस से अलग हुए, इन्होंने मई मंथ में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी फॉर्म की. When the Second World War broke up in Europe, Forward Bloc launched anti-war propaganda. As a result, Subhash Chandra Bose and his followers were arrested and imprisoned by the government. ये हर जगह युवाओं को मोटिवेट कर रहे थे. अपनी पब्लिक स्पीचेस में ये ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे थे. तो इससे क्या हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट नाराज हो गई. इनको और इनके पार्टी वाले जितने भी इनके साथी थे सबको पकड़ के जेल में. ओके, देखते हैं ये क्या करते हैं. While in jail, Subhash Chandra Bose went on hunger strike and deteriorated his health, and the government were forced to send him free. However, he was kept under house arrest. Okay. So जब ये जेल में गए तो जेल में इन्होंने बोला ये क्या खाना है, ये तो मतलब इंटरनेट, अब पढ़ाई लिखाई की हुई, ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन कानून वानून तो सब जानते ही है. सो इन्होंने तुरंत ही कह दिया कि नहीं, ये आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, सो मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, हम लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं. एंड भूख हड़ताल पे आपको पता है कि इंसान अगर ज़्यादा टाइम तक भूखा रहता है तो उसका वेट उतरने लगता है एंड हेल्थ भी ख़राब होने लगती है.
सो सुभाष चंद्र जी के साथ भी यही हुआ, तो इनको फिर बाद में हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया। हाउस अरेस्ट क्या होता है, नॉर्मली आपके घर के चारों तरफ पुलिस का पहरा रहता है, आप कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, मीन्स आपको नॉर्मली घर में रहने को मिलेगा। सो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन जनवरी 17, 1941, सुभाष चंद्र बोस escaped from the house arrest. He disguised himself as a Pathan and reached Berlin via Peshawar, Kabul, Moscow, and gave a speech to Berlin radio and which shocked the Britishers. सो क्या हुआ कि 17 जनवरी की बात है 1941, रात को इन्होंने पहले तो बहुत अच्छे से सब स्टडी किया, कौन सा ऑफिसर कब आता है, कौन सा ऑफिसर ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा ज़्यादा ढीला है, कौन सा मतलब बहुत एक्टिव रहता है, कौन से मतलब कितनी पहरेदारी करता है, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक पठान का गेट ओवर लिया, मतलब सबसे बच के, एंड रात को चुपचाप वहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि कहाँ कब कितना पहरा है एंड ऑल दैट। और वो यहाँ से पहुँच गए सीधा पेशावर। पेशावर पहले इंडिया में था, राइट नाउ इट इज इन पाकिस्तान, एंड देन वेंट टू काबुल, अफगानिस्तान, ओके, एंड देन ही रीच मॉस्को विच इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया, एंड देन वो पहुँच जाते हैं बर्लिन। बर्लिन आई कैन से इट्स कैपिटल ऑफ जर्मनी, ओके, एंड वहाँ पर जाके ये रेडियो में अपनी स्पीच दे रहे हैं इंडियंस लोगों को। तो इसने इन्होंने मतलब सभी लोगों को शॉक कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर से भाग गए, ऐसे कैसे भाग गए, ओके। सो फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान वाया सुमात्रा, ओके। फिर बाद में वो जापान से मिलने जाते हैं, जापान के पास जाते हैं और सुमात्रा। एक्चुअली इनकी मीटिंग हुई थी हिटलर के साथ, एंड हिटलर को इन्होंने कुछ डिटेल शेयर की थी कि और डिस्कशन हुआ था कि इंडिया के फ्रीडम के लिए आप क्या कर सकते हो एंड ऑल डेट। इनको लगा कि हिटलर इतने इंडिया को लेके सीरियस नहीं है, सो उन्होंने सोचा कि चलो लीव जर्मनी, फोकस टू द जापान। और फिर ये सबमरीन में बैठ के पहुंच गए सीधे जापान। चलिए, थिंग्स टू नो नाउ। जर्मनी एंड जापान वेर फाइटिंग अगेंस्ट इंग्लैंड। उस टाइम पे इंग्लैंड के दो कॉमन दुश्मन थे, जर्मनी एंड जापान। सुभाष चंद्र बोस टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंड स्टार्टेड द कम्युनिकेटिंग विद द जर्मन लीडर्स हिटलर एंड जापान प्राइम मिनिस्टर टोजो। सो एज आई सेड कि इनकी हिटलर से मीटिंग हुई थी, एंड इवन जापान के प्राइम मिनिस्टर के भी ये कॉन्टेक्ट में थे। बीइंग द एशियन कंट्री, जापान वॉज इन बेटर पोजिशन टू हेल्प, एंड सो सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू स्टार्ट अ फाइट फॉर फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ जापान। तो उन्होंने जापान से हेल्प ली और जापान के प्राइम मिनिस्टर से बात की, और उनको लगा कि जापान ज़्यादा हमारी मदद कर सकता है कंपेयरिंग टू द यूरोपियन कंट्री जर्मनी। जापान तो अपना एशिया का ही है, सो वो ज़्यादा उसका हैंड अपर रहेगा, ठीक है। एज अ चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी। अब ये एक आर्मी कैसे बनाते हैं, ओके। वेल, एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म्ड एन आज़ाद हिंद फौज। सो पहली तो ब्रिटिश आर्मी में से जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो जापान वालों ने या जर्मनी वालों ने पकड़ लिए थे, इन्होंने कहा कि इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, अब ये ब्रिटिशर्स की नहीं इंडिया की साइड से लड़ेंगे। एनी हाउ, सो उनसे उन्होंने एक आर्मी फॉर्म की जिसको आज़ाद हिंद फौज कहा गया, विद द हेल्प ऑफ द इंडियन सोल्जर हु हैड सरेंडर टू जापान एज अ वॉर प्रिजनर, ठीक है। तो जापान के सामने जो सरेंडर कर चुके हैं उनको लेके उन्होंने आर्मी फॉर्म की। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जापानीज गवर्नमेंट एंड राज बिहारी बोस, मोहन सिंह हैड टू रिजाइन। तो जापान गवर्नमेंट के साथ ये ठीक से नेगोशिएट नहीं कर पाए एंड समहाउ उनको रिजाइन करना पड़ गया। द फ्यूचर ऑफ आज़ाद हिंद फौज बिकम ब्लड। तो ये कहीं ना कहीं जो लग रहा था इंडिया की एक आर्मी बनेगी, तो वो अब कहीं ना कहीं एक टेंशन वाला माहौल बन गया है। With general consent, Raj Bihari Bose appointed Subhash Chandra Bose as the chief of the Azad Hind Fauj on July 4, 1943. So 4 जुलाई 1943 के दिन जो राज बिहारी बोस हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक तरह से लीडर बना देते हैं। इससे जापान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ही वॉज गिवन एन ऑनररी टाइटल नेताजी, एंड यहाँ से फिर इनको नेताजी का टाइटल मिला। अब से पहले अगर आप लोग देखोगे ना तो नेताजी उनको हम लोग कहते नहीं है, बट अब से हम लोग उनको नेताजी भी कहेंगे, ओके। चलिए,
नेताजी गिव अ स्लोगन, चलो दिल्ली। मीन्स उनका प्लान ऐसा है कि ईस्ट इंडिया का अगर आप मैप इमेजिन करो तो ईस्टर्न साइड से होते हुए हम लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे और बीच में जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरी आएगी उन सबको हम लोग हरा देंगे। सो उन्होंने एक स्लोगन दिया, चलो दिल्ली, एंड जय हिंद टू हिज फौज ऑफ द नेशन। सो उन्होंने ये एक अपनी आर्मी के अंदर जोश भरा और इस टाइप के स्लोगन्स उन्होंने दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। So you can see Subhash Chandra Bose and comrades of the Azad Hind Force. So ये उनके कुछ टॉप लीडर्स हैं। He toured country like Southeast Asia and appealed the Indian living there to sacrifice everything for the freedom of the country. साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी इंडियन लोग रह रहे थे उनसे उन्होंने अपील की कि आप आइए, आज़ाद हिंद फौज में जुड़िए, हमारे देश को आपकी ज़रूरत है, आप कुछ भी हो सकता है हेल्प कीजिए, पैसे दे सकते हो तो पैसे दे दिए, वेपन खरीद के दे सकते हो तो वेपन्स प्रोवाइड कीजिए, आप हमारे सोल्जर्स को खाना दे सकते हो तो खाना दीजिए। तो उन्होंने इंडियन लोगों से अपील की। ही सेड टू पीपल, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिस स्लोगन गिव अ न्यू इम्पीटस टू द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। सो ये जो उनका नारा था ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक एनर्जी लेवल लेके आता है एंड एनी हाउ चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं। एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस स्लोगन विच बिकम फेमस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी स्लोगन हैं आपको वो इकट्ठे करने हैं। ओके, आप उसका एक कलेक्शन बना सकते हो और आर्काइव्स में प्रेजेंट कर सकते हो। एनी हाउ अब हम बात करेंगे प्रोविंशनल गवर्नमेंट की। तो देखो आज़ाद हिंद फौज क्या कर रही है, ब्रिटिशर्स का एक एरिया टारगेट करती है, उसको हरा देती है एंड वो एरिया कैप्चर कर लेती है। से फॉर एग्जांपल उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड था ना, वो भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से छीन लिया था एंड वहाँ पर उसको शहीद भगत सिंह का नाम दिया। अब वहाँ पे तो एक गवर्नमेंट तो चाहिए ना, तो ये लोग वहाँ पर एक गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करते जा रहे थे, उसको कहेंगे हम लोग प्रोविंशनल गवर्नमेंट। ओके, सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद एक्टिंग गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया इन सिंगापुर इन अक्टूबर 1943। तो पहले ये सिंगापुर में आते हैं और एक एक्टिंग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ही टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ द आर्मी, आर्मी के वो एज ए हेड काम करते हैं। दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका। तो इनके निशाने पे कौन था, इंग्लैंड था और अमेरिका था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल ऑफ आज़ाद हिंद फौज। ओके, so let's get started. So Azad Hind Fauj was reorganized by the Subhash Chandra Bose after he became the chief of the Arji Hukumat Azad Hind Fauj. Proper training was given to the soldier and Azad Hind Fauj was divided into various battalion. आज़ाद हिंद फौज को और अच्छे से वेल इक्विप्ड करने के लिए इन्होंने और ज़्यादा ट्रेनिंग दी और इनको ज़्यादा ट्रेन किया और इनको अलग अलग बटालियंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज़ाद थिंग्स टू नो, आज़ाद हिंद फौज वॉज डिवाइडेड इनटू 4 मेन बटालियंस बाय सुभाष चंद्र बोस। सो सुभाष चंद्र जी ने क्या किया, पूरी बटालियन को 4 अलग अलग ग्रुप में यानी 4 अलग अलग बटालियन में डिस्ट्रीब्यूट किया। नेम्ड एज गांधी, सुभाष, नेहरू, आज़ाद। सो उन्होंने अपने 4 नाम में डिवाइड किया। एंड अ स्पेशल एंड सेपरेट बटालियन नेम्ड झांसी की रानी कंस्टिट्यूटेड ओनली ऑफ फीमेल्स एंड वॉज लेड बाय द कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सो गांधी, सुभाष, नेहरू, आज़ाद, ये 4 तो मतलब बटालियन के नाम हो गए। इसके अलावा एक सेपरेट आर्मी उन्होंने लेडीज़ की भी बनाई जिसका नाम था झांसी की रानी। और इस जो पूरी लेडीज़ बटालियन थी इनको कौन लीड कर रही थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आज़ाद हिंद फौज सिक्योर्ड अ विक्ट्री एट वेरियस फ्रंट इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, अराकन एंड इम्फाल। सो अराकन माउंटेन जो आज जितना भी म्यांमार में आता है वो सारे इन्होंने जीत लिए थे। अब ये इम्फाल तक आ गए। इम्फाल मीन्स अभी इंडिया के मैप में आप देखोगे तो आपको इजिली मिल जाएगा। लेटर ऑन द फौज वॉज फोर्स टू रिट्रीट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फूड सप्लाई एंड हैवी रेन। देखो आर्मी के पीछे से हमेशा एक सप्लाई लाइन चलती रहती है जो आर्मी को एम्यूनेशन प्रोवाइड करती है, जो आर्मी को खाना टाइम टू टाइम देती रहती है। एंड तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने वो सप्लाई लाइन को कट कर दिया था। मीन्स उन्होंने वो जो रास्ते थे ब्लॉक कर दिए
इसलिए हमको सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, इसलिए। और वहाँ पे उस टाइम पे यूजुअली बरसाती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज अब इम्फाल से आगे हमारी आर्मी बढ़ नहीं पा रही है। अमेरिका ड्रॉप द न्यूक्लियर बम ऑन जापान एंड जापान सरेंडर। सो हमको सारा बैकअप कहाँ से मिल रहा था? जापान से मिल रहा था। सारे वेपन्स, गन मशीन, बंदूकें कहाँ से मिल रही थी? जापान से मिल रही थी। सो जापान पे क्या हुआ? अमेरिका ने एटम बम फेंक दिया। एटम बम बहुत भयानक बम होता है। जब वो बम फटता है तो आपके 100 किलोमीटर के रेडियस में, यानी 100 किलोमीटर पूरा गोल घूम जाए, इतने में एक बहुत ही टेम्पररी पर्पज पे एक धमाका होता है। टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस एक सेकंड में जनरेट होता है, जो हमारी बॉडी से अगर वो जो शॉक वेव्स उसकी निकलती है, अगर हमारी बॉडी को टच करेगी तो एक विद इन ए सेकेंड हमारी बॉडी स्वाहा हो जाएगी, ठीक है। एंड इस तरह से उस एटम बम में हिरोशिमा नागासाकी में फेंके गए थे। एंड इसमें अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 लोग तो ऑन द स्पॉट ही मर गए थे। ओके। एंड फिर इसके बाद क्या हुआ? जापान को फिर सरेंडर करना ही पड़ा। ओके, उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। तो नॉर्मल सी बात है, अब सुभाष चंद्र बोस को कोई बैकअप नहीं मिलेगा, ठीक है। द डायनेमिक्स ऑफ द वॉर चेंज एंड द फ्यूचर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज बिकम हेजी। एंड इससे क्या होता है? पूरी लड़ाई की जो कंडीशन एकदम से पलट गई और पूरी की पूरी चीज़ें चेंज हो गई। 4000 सोल्जर्स डाइड। इसमें हमारे देश के 4000 सोल्जर थे जो वीर गति को प्राप्त हुए, ओके, जो शहीद हो गए। एंड 25 सोल्जर्स वेर अरेस्टेड। सो आउट ऑफ दोज 25 सोल्जर्स, उनमें से एक तो मेरे ग्रेट नाना जी भी थे, ओके, जो भी जिनकी अभी थोड़ी रिसेंटली थोड़ी डेथ हुई थी। बट वो भी अपने किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे कि हम लोग सिंगापुर में थे एंड सो, ठीक है। अब मैं वो सारी स्टोरी अगर सुनाने बैठूंगा तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एनी हाउ, चलिए अब हम बात करेंगे थिंक व्हाट इफ द आज़ाद हिंद फौज हैड अचीव द कंप्लीट विक्ट्री ओवर ब्रिटिश इंडिया। अगर वो इंडिया में और आगे बढ़े होते और ब्रिटिशर्स को हराया होता तो ब्रिटिशर्स इंडिया से हार गए होते और इंडिया अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेता, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं। एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेताजी हैड टेकन अ वो डेट ही विल नॉट एंटर द subjugated India. Okay, Netaji left Rangoon and Bangkok and moved ahead by air. As per the report published by the Japanese government, his plane took off at Taipei Airport at Formosa on 18th August 1945, crashed, and Netaji, being seriously burned, crumbled to death. See, यहाँ पर है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ मिस्ट्री है ना, वो आज तक अनसोल्व है। देखिए नेताजी ने डिसाइड किया था कि वो इंडिया में तभी एंटर करेंगे जब वो इंडिया में अपना रूल, जो इंडिया की टेरिटरी, वो जीतते जाएंगे। बट एनी हाउ वो एटम बम वाला सीन हुआ एंड फिर उनको वापस हटना पड़ा एंड वो कहीं जापान जा रहे थे। जापानीज मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उनका जो एरोप्लेन है वो क्रैश कर गया थाईपी एयरपोर्ट के पास एंड बहुत बुरी तरह से वो जल गए एंड उनकी डेथ हो जाती है। बट ये तो थी नॉर्मल उनकी जो रिपोर्ट थी, पर कुछ रिपोर्टें ऐसे भी कहती हैं कि वो मरे नहीं थे, वो जिंदा थे एंड वो फिर बाद में कहीं छुप गए थे। कहाँ गए, कब गए, किससे मिले, कुछ अता पता नहीं है। ओके, सो ये उनकी डेथ की मिस्ट्री है जो कभी सॉल्व नहीं हुई है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। ओके, एंड जो नेताजी के जो आगे वाले वंशज हैं, जब सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया गया तो उनकी फैमिली वालों ने लेने से मना कर दिया। रीज़न, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उनकी डेथ की मिस्ट्री बाहर ला नहीं रही है। इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ कंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाए, मे बी लाइक डैट। एनी हाउ, तो ये था आपका लेसन नंबर 4, नहीं लेसन नंबर 3। ओके, लेट मी कन्फर्म इट। यस, इट्स लेसन नंबर 3 पार्ट 4 एंड यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए। वेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस 4 क्वेश्चन आंसर इन आवर Q&A सेशन। वाओ, 11 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आर ऑल्सो देयर। नेशनलिज्म क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, ओके, सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन, वेरी गुड। एंड आइडेंटिफाई मी है, गुड।
matching is also there, and the most important, short note, Azad Hind Fauj. Okay. सो आई होप माई डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 आपको ये सेशन बहुत पसंद आ गया होगा, एंड आपको चैप्टर नंबर 3 आपका यहाँ पे फिनिश होता है. वेरी सुन आई एम गोइंग टू ब्रॉड इट्स क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. सो टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय एवरीवन.